नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जहां एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण कहानी छुपी है। ये कहानी है ताकत, सम्मान और एक ऐसे फैसले की जिसने सब कुछ बदल दिया। ये है कहानी भटकेशरी की, उस साम्राज्य की जिसने युद्ध की जगह शांति को चुना। तो सबसे बड़ा सवाल, एक बड़ा युद्ध, एक महायुद्ध, उसे टाला कैसे जा सकता है? क्या ये मुमकिन भी है? मतलब जब दो बड़ी बड़ी ताकतें टकराने को तैयार खड़ी हों तो क्या तबाही ही उनका मुकद्दर होती है? ये कहानी है 19वीं सदी के भारत की। दो ताकतें टकराव के रास्ते पर, आमने सामने। एक विनाशकारी युद्ध होना तय था, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने एक पूरी विरासत को ही नए सिरे से लिख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम चल रहे हैं बिहार के सारण जिले में। यहीं पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, भटकेशरी एस्टेट। और हाँ, ये कोई मामूली जमींदारी बिल्कुल नहीं थी। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। 76,000 एकड़ से भी ज्यादा। सोचिए, इसमें 54 बड़े बड़े गांव और सैकड़ों छोटे मोटे टोले शामिल थे। अपने वक्त में सारण जिले के अंदर ये सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन भटकेशरी को सबसे अलग जो बात बनाती थी वो था उसका नेतृत्व। देखिए, उस जमाने में ज्यादातर बड़ी रियासतों पर पारंपरिक ऊंची जातियों का ही राज था, लेकिन भटकेशरी की कमान थी एक ही कुशवाहा परिवार के हाथों में। और इस एक बात ने, आप समझिए, न सिर्फ उस पूरे समुदाय की इज्जत को, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आसमान पर पहुंचा दिया, बल्कि उस इलाके की राजनीति में एक बिल्कुल नया पन्ना जोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि ये नेतृत्व सिर्फ एक परिवार या समुदाय तक ही सीमित नहीं था। शासन कुशवाहा परिवार का था, लेकिन प्रशासन में ब्राह्मणों से लेकर दलितों तक, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, मुस्लिम, हर समुदाय के लोग शामिल थे। और शायद यही वो वजह थी, यही वो मॉडल था जिसने इतने बड़े साम्राज्य को स्थिर रखा, उसे संभाले रखा। अब देखिए, हर बड़ी कहानी, हर बड़े साम्राज्य के पीछे एक बड़ा किरदार होता है, एक दूरदर्शी नेता। भटकेशरी के लिए वो चेहरा थे बाबू गणेश सिंह। इन्हीं के दौर में ये साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। तो सवाल उठता है कि उनकी ताकत का राज क्या था? कैसे वो इतने शक्तिशाली बने? इतिहास बताता है कि उनकी ताकत 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, एक बेहद अनुशासित प्राइवेट मिलिट्री। दूसरा, एक मजबूत रेवेन्यू सिस्टम, मतलब पैसे का इंतजाम। तीसरा, एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी पूरा तंत्र। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी था, जनता का जबरदस्त सपोर्ट। बाबू गणेश सिंह का लीडरशिप स्टाइल भी अपने आप में एक मिसाल था। सोचिए, इतनी ताकत, इतना बड़ा साम्राज्य, लेकिन उनका खुद का रहन सहन बेहद सादा। उनका घर भी बहुत मामूली था। उनका फोकस दिखावे पर, शानो शौकत पर नहीं था। उनका फोकस था अधिकार, अनुशासन और जनता के बीच सम्मान पर। और अब कहानी में आता है असली मोड़, असली तनाव। भटकेशरी लगातार बढ़ रहा था, फैल रहा था, और फैलते फैलते उसकी सीमाएं जा टकराईं उस इलाके की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी ताकत से, हथुआ राज से। ये वो पल था जब दो शक्तियां आमने सामने आ गईं। यहां जरा सिचुएशन को समझिए। एक तरफ थी भटकेश्वरी एस्टेट, एक नई, तेजी से उभरती हुई शक्ति जिसकी सेना पूरी तरह से तैयार और अनुशासित थी। और दूसरी तरफ था हथुआ राज, एक बहुत बड़ा स्थापित साम्राज्य जिसकी अपनी एक पारंपरिक प्रतिष्ठा थी, एक दबदबा था। टकराव लगभग तय लग रहा था। अब हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या इस इलाके में एक भयानक युद्ध होने वाला है? क्या इसे टाला जा सकता था, या इतिहास में एक और खूनी पन्ना जुड़ने वाला था? और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये उस युद्ध की कहानी है जो कभी हुआ ही नहीं, और ये उस दोस्ती की कहानी है जो ताकत की बुनियाद पर बनी थी। इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स हथुआ राज के शासक के कहे कुछ शब्दों में छिपा है। जब सब युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा, बहादुरों से युद्ध नहीं किया जाता, उनसे दोस्ती की जाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये अपने बराबर के एक ताकतवर दुश्मन को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। और ये कोई रहम या मेहरबानी नहीं थी, ये ताकत की एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस थी। हथुआ राज ने सिर्फ लड़ाई ही नहीं टाली, बल्कि बाबू गणेश सिंह को महाराजा और ठाकुर की उपाधियां भी दीं।
उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया कि भटकेश्वरी एक बराबर की शक्ति है, एक वैध क्षेत्रीय ताकत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक समझौते के बाद हुआ क्या? भटकेश्वरी ने आगे बढ़ना क्यों बंद कर दिया? साम्राज्य का विस्तार क्यों रुक गया? चलिए इस रणनीतिक फैसले के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये बात साफ समझनी होगी कि भटकेश्वरी का विस्तार किसी कमजोरी की वजह से नहीं रुका था। नहीं, ये बाबू गणेश सिंह का एक बहुत ही सोचा समझा एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। वो जानते थे कि अब और आगे बढ़ने का मतलब होगा एक बहुत बड़ा टकराव, एक बड़ा युद्ध। इसलिए उन्होंने शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए संयम का रास्ता चुना। तो ये देखिए, ये भटकेश्वरी की विरासत के दो पहलू हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। एक तरफ साम्राज्य की ताकत जो बनी थी सैन्य शक्ति और कड़े अनुशासन के दम पर, और दूसरी तरफ साम्राज्य की असली विरासत जो बनी रणनीतिक संयम से और आखिरकार 1950 में जब जमींदारी खत्म हुई तो अपनी जमीन को शांति से दान कर देने से। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि असली ताकत सिर्फ खानदान या वंश से नहीं आती, वो लीडरशिप से आती है। दूसरी बात कि जब कोई आपकी ताकत को मान लेता है, आपको सम्मान देता है, तो वो चीज युद्ध से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकती है। और तीसरी और आखिरी बात, एक महान विरासत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ताकत के साथ साथ सही समय पर संयम दिखाने के विवेक से भी बनती है। तो हम इसी एक आखिरी सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। असली ताकत है क्या? किसी को जीत लेने की क्षमता या सही वक्त पर रुक जाने, संयम दिखाने का विवेक? भटकेश्वरी की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि असली ताकत जंग जीतने में नहीं बल्कि जंग को होने से रोकने के विवेक में है।